अंकित, मनीष, हर महादेव, हर महादेव, AKY, प्रीति कुमारी, नवीन, अंकित सिंह, चंद्रपाल, अनुज कुमार राठौर, साफिक, सालों से गुड मॉर्निंग। तो भाई हम दो लास्ट क्लास में न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं और न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम खत्म हो चुका है। एक बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। न्यूटन के हमने दो नियम पढ़ लिए हैं। पहले वाला जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का जड़ता का नियम, और हमने पढ़ा दूसरा वाला जिसे हम लॉ ऑफ फोर्स या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। पहला वाला जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इन दोनों की बात आपको बताई थी। तो पहले नियम से हमने क्या पढ़ा कि कोई वस्तु जिस स्टेट में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक इसको बाहरी बल नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। सेकंड वाला में पढ़ा कि किसी वस्तु पर बल लगता है, वो होता है संवेग परिवर्तन करके रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के। इसको सोल्व किया तो F = ma आ गया। यहां से पता चला किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उसको एक्सेलरेट करेगी, या वस्तु एक्सेलरेट कर रही है तो उसको कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। इस तरह की बात मैंने क्लास में की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जो हो कोई बल लगाएंगे नहीं तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा। एक मैंने बताया था किसी वस्तु पर लार्ज फोर्स लगाए बहुत छोटे समय के लिए तो मोमेंटम में चेंज इंपल्स आवेग कहेंगे, और इंपल्स का फोर्स इनटू टाइम। इसका हमने कुछ क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में देखे थे। तो यहां तक की बात हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक है, सर कल क्लास पूरी लोड नहीं हुई। अच्छा, कल क्या ना बार-बार जैसे कई बार ज्यादा क्लास में कल क्लास पूरी लोड नहीं हुई, समझा पूरी क्लास सुन लीजिएगा। एक बार मैं देख लेता हूं बच्चा कह रहा है कि कल की जो क्लास है वो पूरी की पूरी जो है कल की जो क्लास 49 मिनट की शो कर रही है। लगभग है क्लास, शायद कल क्लास छोटी हुई थी क्या, 50 मिनट तो नहीं होगी। ये जो बीच में से मिसिंग है, कहां से मिसिंग है? क्लास तो मैंने कल मुझे जहां तक याद है मैंने घंटे से पढ़ाई है। कल का जो क्लास है इस शायद मैंने बीच में जो है कमेंट जो रिफ्रेश किए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि उसका पड़ गया हो। चलो कोई नहीं, अब जो भी है एप्लीकेशन को कट करके दोबारा बाकी सब कुछ ठीक है। सर नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स होता है, नेट फोर्स तो अनबैलेंस फोर्स बचेगा, जो असंतुलित बल बचेगा। यार मैंने कल 49 मिनट तो ली क्लास, मैंने मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने 7:15 बजे क्लास स्टार्ट की है और क्लास तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने 1.25 घंटे के आसपास क्लास ली है। अच्छा, पुलिस वाले में मैं बात करता हूँ आज, तो मुझे लग रहा है कि कहाँ पर इशू आया होगा। मैं टेक्निकल को बताऊंगा। चलो अब यहाँ आते हैं। लेकिन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। मैंने क्या बोला था क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो, इस समय का एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, चलो वीडियो तो आज मैं आपको भेजता हूं 10 बजे सारी क्लास में भेजता हूं, तो अगले दिन मिलती है वो, है ना। केमिस्ट्री का सुबह में कोई जानकारी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री पढ़ा दो, बताते हैं देखो। बेटा न्यूटन सामने थर्ड लॉ बताया, एक तो आप लोग ना एक मिनट में कमेंट हटाता हूं। अच्छा मेरा ना आपसे बड़ा अनुरोध है, मेरा भाई पढ़ाने का तरीका है अलग। अपनी क्लास में टाइम पास वाले क्वेश्चन यार आप सोचो कि टीचर ने कमेंट करे इससे बचा करो। केवल एक फिजिक्स की बात करो मेरी क्लास में, किसी की क्लास नहीं हो रही, किसी क्लास का होगी मत पूछा करो। एक फर्जी सी बातें कि पड़ोसी कहते हैं बड़ा आदमी हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, इस तरह की बातें क्लास में मत करो, कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। बहुत सारे बच्चे सेव साइड लिखना शुरू करते हैं, मत लिखा करो। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दे दो, उसके अलावा फालतू और स्मार्ट मत करो। ये काम किसी और क्लास में करना, हमारी क्लास में करना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये क्या क्लास करना, भागना वाला क्लास परमानेंट कर दो, लोग करेगा। तो एक्शन रिएक्शन में सामने आएगा, उन्होंने कहा कि भाई हर एक एक्शन की एक रिएक्शन होगी, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। अब देखते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या बना है, ये एक्शन रिएक्शन है क्या, कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया पता चले, प्रतिक्रिया पता चले। तो एक्शन रिएक्शन क्या है? एक्शन और रिएक्शन के दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, दो बराबर और विपरीत बल है। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि आप किसी दीवार पर खींच मुक्का मारो, इस अगर मुक्का मारोगे खींच के तो अपने हाथ को ऐसे करके बैठ जाओगे। क्यों? जितना फोर्स आप दीवार पर लगाएंगे ठीक उतने फोर्स दीवार भी आपके ऊपर लगाएगी। यानी कि आपने दीवार को 30 न्यूटन के बल से किया, दीवार भी आपके हाथ को कितना फोर्स देगी, 30 न्यूटन लगेगी। जितना होगा एक्शन उतना ही होगा रिएक्शन। अभी एक्शन और रिएक्शन होते हैं इक्वल और दोनों होते हैं अपोजिट। तो एक्शन लगा इधर को तो रिएक्शन लगा इधर को। अब एक बात को ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछता है कि एक्शन ये है तो रिएक्शन क्या होगी। आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर एक्शन जो है आपके हाथ में लगाया, आपके हाथ में किसी किया दीवार को, एक्शन हाथ में लगाया तो रिएक्शन भी किस पे लगेगी, हाथ पे लगेगी। आपने दीवार से अगर दीवार को किया तो आपके हाथ में दर्द होगा, सर में दर्द नहीं होगा। तो जो एक्शन लगाएगा रिएक्शन भी उसी को मिलेगी। दूसरा जिस पर एक्शन लगेगा दीवार पर रिएक्शन भी को लगेगा दीवार। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि एक व्यक्ति ने दीवार को किया तो रिएक्शन क्या होगी, एक व्यक्ति रिएक्शन होगी धरती पर, रिएक्शन धरती लगाएगी, धरती मतलब नहीं है फोर्स हाथ में लगाया तो फोर्स लगेगा किस हाथ पे लगेगा। तो एक्शन में मैं मुक्का मारा हूं, दीवार को हिट कर रहा हूं, अगर एक्शन में हाथ लगा तो रिएक्शन में हाथ नहीं लगेगा। अगर मैंने दीवार को हिट किया, दीवार एक्शन लगा रिएक्शन भी दीवार ही लगाएगी। तो एक्शन और रिएक्शन जो है एक पे दो इक्वल अपोजिट होते हैं, दो क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, तो लगता है कि एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाते हैं। नहीं, तो दो बराबर विपरीत कैंसिल होते कहां हैं? तो मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, देखो 12 का लगाया, तो दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पता क्यों कैंसिल होंगे? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर भी है, विपरीत भी है। और दूसरी बात क्या है, एक ही वस्तु पर हैं, अगर दो फोर्स बराबर और विपरीत हो तो एक ही वस्तु पर काम करें तो कैंसिल होंगे। एक्शन रिएक्शन कैंसिल होती है, एक्शन लगा दीवार पे लेकिन रिएक्शन लगा हाथ पे, तो एक्शन कहीं और रिएक्शन कहीं और कैंसिल होंगे। दो फोर्स को आपको कैंसिल करना तो तीन कंडीशन होनी चाहिए, दोनों बराबर भी हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही वस्तु पर काम कर रहे हो। तो एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, लेकिन एक्शन कहीं और लगेगा, रिएक्शन कहीं और लगेगी, इसलिए दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इसके फायदा है लाइफ में। देखो आप जो बच्चे में तैरते हैं, स्विमिंग आती है, उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ की हेल्प होता है, वो क्या करते हैं अपने हाथ से पानी को पीछे धकेल रहे हैं, एक्शन किस लगा पानी पे, आपने पानी को पीछे धकेला तो आपने एक्शन लगाया पानी पे, रिएक्शन में पानी लगाएगा तो आप पानी को पीछे की तरफ धकेलोगे ना, अपने शरीर से पानी को पीछे धकेला तो पानी आपके शरीर को अपने फोर्स से आगे धकेलेगा। तो एक्शन किस लगा पानी पे, रिएक्शन किस लगी शरीर पर, तो दोनों अलग अलग है। एक्शन पानी पे, रिएक्शन शरीर पर कैंसिल होंगे, इसलिए पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते रहोगे। तो तैरते समय ये एक्शन रिएक्शन हेल्प कर रहा है कि हमने पानी को धकेला पीछे तो पानी हमें आगे धकेल रहा है। अगर एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाए करती आप अपने दिमाग में पाते आप कैसे करते हैं एक्शन रिएक्शन कैंसिल, आप आधा सेंटीमीटर आगे बढ़ते। दूसरी चीज ऐसा जो सड़क पर चलते हैं अपने पैर जमीन को पीछे धकेलते हैं, तो जितने फोर्स आप जमीन को पीछे धकेलेंगे जमीन उतने फोर्स आपको आगे धकेलेगी। तो आपने किस धकेला पीछे जमीन को, फोर्स आप जमीन पर आया, जमीन आपको आगे धकेल रही है, एक्शन लगा जमीन पर, रिएक्शन लगा शरीर पर, तो दोनों अलग अलग है। एक्शन जमीन पर, रिएक्शन शरीर पर कैंसिल होंगे, आप जमीन पर आगे बढ़ते जाओगे। तो एक्शन और रिएक्शन में क्रिया प्रतिक्रिया में एक्शन कहीं और लगता है, रिएक्शन कहीं और लगता है, हालांकि दोनों फोर्स बराबर ही है। जितने फोर्स हम जमीन को पीछे धकेलेंगे उतने फोर्स हम जमीन आगे धकेलती है। ये चीज आपको जमीन को धकेलने वाला कैसे पता चलेगा? नाव में बोट बोटिंग करते समय अगर आप नाव में गए हो तो जैसे आपकी नाव वापस किनारे पे आएगी ना और आप नाव से कूदते हैं किनारे की तरफ, तो आपने नाव बोट आपके पीछे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप नाव से कूदते हो अपने पैर से नाव को पीछे की तरफ धकेलते हो, जितने फोर्स आप नाव को बोट को पीछे धकेलोगे उतने फोर्स आप नाव आगे धकेलेगी। तो एक्शन से आप नाव को पीछे धकेला, रिएक्शन से नाव ने आपको शरीर को आगे फेंक दिया, आप किनारे पे आ गए, उससे आपकी नाव पीछे की तरफ बढ़ती है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, आपने बंदूक गोली चलाई तो एक्शन से गोली आगे और रिएक्शन से हाथ आ गया पीछे, तो एक्शन से गोली आगे, रिएक्शन से बंदूक पीछे की तरफ। तो एक्शन और रिएक्शन कैंसिल नहीं होंगे, निरस्त नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। यहां पे सारी बात लिखेंगे 1 बाय 1 देखेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन आर, एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल and action and reaction are two equal and opposite forces which act on different bodies, therefore they never cancel out
ईच अदर। हिंदी लिखेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसलिए इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। तो एक्शन लगा, मान लो कि दीवार पर रिएक्शन, आपके हाथ पे दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए कैंसिल आउट, निरस्त नहीं करेंगे। दूसरा जो एक्शन और रिएक्शन है, ये दोनों बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। जैसे लगेगा एक्शन तो लगेगा रिएक्शन, इनके बीच में टाइम का गैप जीरो है, समय का बिल्कुल गैप नहीं है। इवन आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्शन को रिएक्शन को जैसे करोगे, आप चाहे करो कि मैंने एक्शन लगाया, दीवार ने रिएक्शन लगाई, चाहे ये करो कि दीवार ने एक्शन लगाया, मैंने रिएक्शन लगाई, दोनों बिल्कुल एक साथ लगते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं। इनके बीच का समय अंतराल शून्य होता है। ठीक, बड़ा एक्सेलरेशन इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, और एक रखना, ये बड़ा एक ही लाइन के अलॉन्ग काम करेंगे, एक ही दिशा, एक लाइन के अलॉन्ग काम करेंगे। एक रेखा के अनुदिश मतलब ये है, मान लो कि दो वस्तु हैं, एक ये है, एक ये है। ये वस्तु जो है, इसको फोर्स लगा रही है F1, ये वाली इसको फोर्स लगा रही है F2। एक चीज तो यहाँ पे ध्यान दो, एक तो F1 और F2 दोनों बराबर होंगे। तो मान लो कि इस वाली वस्तु से खींचा बाहर न्यूटन के बल से, तो ये वाली से खींची बाहर न्यूटन के बल से, दोनों फोर्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। ये फोर्स इधर को लगा है, ये राइट को, तो दोनों फोर्स इक्वल भी हैं और दोनों अपोजिट भी हैं। तो फोर्स दोनों बराबर हैं और दोनों अपोजिट हैं। फोर्स का क्वांटिटी होता है, अपोजिट के माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। दूसरा एक ही लाइन के अलॉन्ग का मतलब ये कि इस लाइन के अलॉन्ग काम कर रहे हैं, दोनों इस लाइन के। ऐसा नहीं होगा कि दो वस्तुएं जो हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों में है, ये दूसरा फोर्स लगा रही है, यानी कि ये फोर्स लगा रही है देखो, और ये फोर्स लगा रही है देखो, ऐसा नहीं होगा कि इसने इसे खींचा और इसे देखो खींचे, बिल्कुल एक ही लाइन के अलॉन्ग काम करते हैं, एक ही दिशा के अनुदिश। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर भी होंगी, दोनों विपरीत भी होंगी, लेकिन दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग काम करेंगे। जब दो वस्तुएं फोर्स लगा रही है और ये फोर्स लगा रही है, तो उसी लाइन में इधर फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं होगा ये वाली फोर्स लगा इधर को और ये फोर्स लगा इधर को, ऐसा नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल है, वो हमारे बड़े काम के हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के हम एग्जांपल लिखेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको भी पिक्चर में लेके आएंगे क्लास में, पीडीएफ में से खोल लेता हूं आपके लिए। ठीक है, अब थर्ड लॉ के एग्जांपल है, अब उस बात है, देखो ये काम क्या है आपके एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण क्या लिखेंगे? स्विमिंग इन रिवर्स, नदियों में तैराकी करना, नदियों में तैराकी करना, स्विमिंग करना। बड़ा स्विमिंग जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पर है, ठीक है। एक ही समय का मतलब है कि जैसे ही फोर्स इसने लगाया, ठीक उसी समय से फोर्स लगाई, इसका मतलब ये है कि दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ काम करने का मतलब है कि जैसे पहले उसको फोर्स लगाई दूसरी पर, दूसरी लगाई पहली पर, इनके बीच में टाइम का गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसने फोर्स लगाई अभी, ये 3 सेकंड के बाद लगाया, ये बताया हमने। सेकंड लिखेंगे वॉकिंग ऑन रोड, सड़क पर चलना, वॉकिंग ऑन रोड, सड़क पर चलना, तो नदियों में तैरना हो, सड़क पर चलना हो, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल थर्ड लिखेंगे रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ ए बुलेट। लिखेंगे गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना, गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना, रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट। और बेटा देखो टेक्स्ट लिखेंगे इंपॉर्टेंट रॉकेट, जब रॉकेट चलता है ना, रॉकेट का खोखा की तरफ बढ़ता है, क्यों? उसमें गैस है ना, वो बम हो रही है, तो गैस जब पीछे की तरफ भागती है तो उसका खोखा वाली तरफ भागता है। जब इसका नियम है न्यूटन थर्ड एक्शन से गैस बनकर पीछे की तरफ निकल रही है, खोखा की तरफ भाग रहा है। तो नदियों में तैरना हो, सड़क पर चलना हो, गोली चलने बंदूक पीछे हटना हो, रॉकेट, इन न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना, ये मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं पीडीएफ से, पर जितने भी है न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल है, एक बात ध्यान रखना, न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे सेम एग्जांपल होते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के, रेखीय संवेग संरक्षण के। एक बार में से क्वेश्चन आएगा कि रॉकेट किस पर काम करता है, आपको न्यूटन का थर्ड लॉ मिलेगा नहीं, रॉकेट मिलेगा रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो उसमें क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल वाले कि अगर किसी बंदूक से एक गोली 200 की स्पीड से आगे निकली, तो बंदूक कितनी स्पीड से पीछे हटेगी। तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाऊंगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे सेम एग्जांपल होते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन के भी, संवेग संरक्षण के भी। इसको ध्यान रखना, तो यहाँ पे जितने ये सारे के सारे सेम एग्जांपल हैं, सारे के सारे सेम एग्जांपल हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हिंदी लिखेंगे ये सभी, चाहो ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं। पूरा सारे के सारे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के भी उदाहरण हैं, ठीक है। अब आपका टेस्ट हो गया शुरू, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आसान से क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन करो। शशिकांत, कविता देवी, धर्मेंद्र, प्राची करो, ये सब इनका सब आंसर आया। इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक में कहा कि एक्ट ऑन द सेम बॉडी, सबका आंसर हो गया। मैं आपको पहले कहा कि एक्शन और रिएक्शन दो बराबर विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, स्पेशली अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। ये गलत हो गया। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी पर काम करेंगे, सही है। एक्ट ऑन डिफरेंट एक ही लाइन के अलॉन्ग काम करते हैं, मैंने बताया ना, ये दोस्त में है, ये फोर्स लगा इस पे देखो, तो दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग लगेंगे, इस लाइन के, तो अलग लाइन के अलॉन्ग काम करते हैं, ये गलत हो गया। एक डायरेक्शन का काम करता है, एक्शन लगा देखो, तो रिएक्शन लगा देखो, दोनों इक्वल अपोजिट होते हैं। तो बड़ा सा क्वेश्चन था 20 का करेक्ट आंसर है। लेकिन एक आध धंधा हम जैसे यही बता रहे हैं, इसमें यही बता रहा है, एक हमारा डी बता दिया है, क्या करें आप लोगों का, आप लोग जनरल में छोड़ गए एक हफ्ते के लिए, ताकि प्रकृति गोल में हो तुम, तो बुद्धि बुद्धि थोड़ी चले। तुम लोग एक साथ लिख नहीं हो, आपके मोबाइल चला बैठते हो, जो बच्चा के मोबाइल चला बैठेगा वो कुछ नहीं सीख पाएगा, आज बात समझ लो, 1.5 साल के बाद बात समझ लेना। खाली मोबाइल चला बैठा कुछ नहीं होना, केंद्र के भरोसे है। जब टीचर पढ़ाओ साथ लिखा करो उसके। मैं क्या लिखा इसमें कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन में से लगा दोगे, एक्शन लगा, मैंने बताया भाई, जब नदी में तैरते हैं अपने हाथ पानी भर के पीछे, एक्शन लगा पानी पे, रिएक्शन लगा शरीर पर, दीवार मुक्का मारते हैं, एक्शन लगा दीवार पर, रिएक्शन लगा हाथ पर, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। और आप क्या बता रहे हो, ये ऑप्शन बता दिया बहुत सारे बच्चे। एक मैंने अलग से बताया था कि भाई दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स हैं। अपोजिट लगा एक्शन लगा इधर को, तो रिएक्शन इधर को, सेम डायरेक्शन में है कि एक्शन इधर को, रिएक्शन इधर को, समझ में? तो कोई डी बता रहा है, मैं सोच बता रहा कि एक ही लाइन के अलॉन्ग काम करते हैं, कोई सी बता रहा है, तो बी वाला ठीक है। ये सारी समस्या है कि मोबाइल चला के सुनने की।
ये करना। मुझे पता तुम्हारे दो चार ढूंढ रहे हैं, स्पेशली बताने के बाद कर देंगे सभी। इसमें लिखा है कि एक सूटकेस के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े कुली पर विचार करो कि कुली जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा सूटकेस के साथ जो 200 न्यूटन के बल से अपने सर को दबाता है, इस बल को क्रिया के रूप में प्रत्येक कैबिनेट पोर्टर है, एक कुली है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है सूटकेस के साथ। सूटकेस जो है अगर उसके सर को 200 न्यूटन के बल से दबा रहा है, व्हिच ऑन प्लेटफॉर्म विद सूटकेस व्हिच पैसेज इज हेड विद फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, सूटकेस उसके सर को 200 न्यूटन के बल से दबा रहा है, इनमें से एक्शन हो तो रिएक्शन क्या होगा बताओ। एक चीज बताना, इसके सर पे सूटकेस रखा है, सूटकेस से सर को दबाया तो एक्शन किस पे लगा, सर पे, बेटा रिएक्शन तो सही लगेगा। आप बताओ ये व्यक्ति है, इसके सर पे सूटकेस रखा है, तो सूटकेस से सर को दबाया 200 न्यूटन के बल से, तो उसका सर सूटकेस को फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन लगाएगा, फिर एक्शन लगाया सर पे तो रिएक्शन तो सही लगेगा। तो रिएक्शन क्या होगी कि प्रतिक्रिया बल क्या होगा, सर दबाया सूटकेस पे, सही है भाई, सूटकेस दबाया सर को, सूटकेस को दबाएगा, यहां पे अर्थ कहां से आ गया बीच में, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। जितने बच्चे ये बता रहे हैं धर्मवीर भारती अंकित समर्पित तिवारी जी राखी अर्जुन यादव जी जितेंद्र कुमार साहू बिहारी बाबू जी सबका ठीक है एकदम। रजनीश रवि राजीव प्रज्ञा आदित्य प्रदीप कुशवाहा बहुत बढ़िया। और कुछ काम का है इसमें ऐसा इस वाली पीडीएफ में? एक नई पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन उसमें है बढ़िया बढ़िया। पीडीएफ हो गया बहुत सारी अब। और पूछूंगा एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आँख नाक कान खोल कर बुद्धि का प्रयोग करके आंसर देना उसका, नींद मत देना। ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 32। A bomb at rest exploded into a large number of tiny fragments. The momentum of all the fragments. विराम अवस्था पर एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट गया। एक बम था, वो अचानक से बहुत सारे टुकड़ों में फट गया। मतलब बम के अंदर केमिकल रिएक्शन केमिकल भरे हुए थे, तो बम अचानक से बहुत सारे टुकड़ों में फट जाए, तो जितने भी टुकड़े होंगे, जितने भी अंश होंगे, उनका कुल संवेग कितना होगा? बम रखा हुआ था रेस्ट पर, बहुत सारे टुकड़ों में फट गया, मान लो 10-20 टुकड़े हुए, तो सारे टुकड़ों के मोमेंटम के बारे में पूछा है। नवीन ने सही आंसर दिया एकदम। चलती क्लास को बच्चों को मॉर्निंग करना पड़ेगा भाई। अंजलि मोराल ने ठीक आंसर दिया है। नवीन और अंजलि दो बच्चों का आंसर मेरे पास पहुंचा है अभी तक, दोनों का ठीक है। सुनील कुमार का सही आंसर है, शाफिक का गलत हो गया है, उपेंद्र यादव का गलत है, सोविक का गलत है, धर्मेंद्र का गलत है, रजनीश कुमार का गलत, त्रिनाथ का गलत है, सुमार का ठीक है, प्रदीप कुशवाहा का गलत, विष्णु तिवारी गलत, आदित्य का गलत, समर्पित का गलत, प्राची का सही है, प्रदीप कुशवाहा का गलत है, बिहारी बाबू गलत है, रजनीश कुमार प्रजापति का सही, कविता देवी का ठीक, हिमांशु का सही है, बाकी बबलू राजू सालू सब गलत। यार देखो ये बच्चे को ठीक नाम चला गया उसका, एक अंकित यादव का ठीक है। मैं देखो ये हमारे पास एक मोमेंटम रखा हुआ है, तो क्या बहुत सारे टुकड़े फट जाएगा, तो सारे टुकड़ों के जो जितने टुकड़े हैं उनके मोमेंटम का योग, उनके संवेग का योग कितना होगा। ऐसा मान लो कि बम जो है, मान लो कि सिंपलिसिटी के लिए दो टुकड़ों में फट गया, बट जब बम रेस्ट पर था इसका वेग वेलोसिटी जो थी, तो मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो शुरू में जब स्टार्टिंग में देखेंगे रेस्ट पर था वेलोसिटी जो थी, तो मोमेंटम संवेग भी कितना होगा, जीरो, लेकिन इसका टोटल मोमेंटम था स्टार्टिंग में जीरो। बट आपको पता है कि अगर किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो मैं संवेग संरक्षण के लिए अगर उस पर बाह्य बल शून्य हो, उस पर बाह्य बल काम ना करे, उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो जब बम रेस्ट पर था इसकी वेलोसिटी जीरो थी, उसका मोमेंटम भी जीरो है, उसका मोमेंटम स्टार्टिंग में जीरो है, तो कितने टुकड़ों फट जाए, सारे टुकड़ों के मोमेंटम का जोड़ निकालेंगे वो भी जीरो आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर स्टार्टिंग मोमेंटम जीरो है वो 1 लाख टुकड़ों फट जाएगा ना, 1 लाख टुकड़ों के मोमेंटम का सम भी जीरो आएगा। अब उस बच्चे कैसे कैसे हो जाएगा, तो ये बम जब शुरुआत में था रेस्ट पर था, वेग से शून्य है, वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम जीरो हो गया। लेकिन मान लो कि 2 में फटा, तो ये जो हिस्सा है किसी वेलोसिटी से भागेगा, ये भागेगा किसी वेलोसिटी से, दोनों के पास मास भी है, तो फटने के बाद दोनों के पास मास भी होगा, दोनों के पास वेलोसिटी होगी, तो मोमेंटम का सम जीरो कैसे हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं ऐसा रखा था ना, अगर दो हिस्सों में ही फटे तो 100%, अगर एक टुकड़ा इधर को भागेगा तो दूसरा उसका पॉजिटिव भागेगा, मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी से 80, आप इसका मोमेंटम लेंगे पॉजिटिव, उसका मोमेंटम आएगा नेगेटिव, जितना इसका पॉजिटिव होगा उसका नेगेटिव होगा, टोटल सम फिर से जीरो हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई बम फटता है ना, उस बम के सारे टुकड़े एक ही तरफ नहीं भागते कभी, जब बम फटता है ना उसका प्रभाव रेडियस में होकर जाता है। क्यों? जब मान लो कि बम है अगर कुछ हिस्सों में फटेगा, तो रुका हुआ ऐसे रखा था, मान लो कि ये टिफिन बॉक्स है, इसी स्कूटर रखा हुआ है, ये बम रेस्ट पर है, अवस्था में टोटल मोमेंटम से जीरो है, लेकिन बम फटेगा और कुछ टुकड़े इधर को जाएंगे तो कुछ टुकड़े ठीक उसके पॉजिटिव जाएंगे, जितना मोमेंटम पॉजिटिव उसका नेगेटिव, ये कैंसिल आउट कर देंगे, उसका मोमेंटम जीरो हो गया, कुछ टुकड़े इधर जाएंगे कुछ उधर भी जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ पॉजिटिव जाएंगे। लेकिन जब भी कोई बम रेस्ट पर है उसका टोटल मोमेंटम जीरो है, तो फटने के बाद जितने भी टुकड़े बनेंगे उन सबके मोमेंटम का सम जीरो तभी आ सकता है कि जितने टुकड़े इधर है उनका जितना मोमेंटम बनेगा उतना मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में भी हो। तो अगर कोई बम अचानक से रखे फट जाए तो उसके जितने टुकड़े बनेंगे सारे टुकड़ों के मोमेंटम का सम जीरो होगा। वो कैसे हो सकता है, एक ही तरीके से कि वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाए। इसलिए कभी आप ऐसे कहोगे कोई व्यक्ति सुना मैं कभी वैसा मैं यहाँ पे रहा था और मेरे बगल में ये बम रखा था, किसी बड़े बच गया मैं, जब बम फटा तो उस बार ऐसा लगा कि सारे टुकड़े उधर को भागे, मेरे तो टुकड़े ऐसा होगा भी नहीं, वो बम फटेगा इधर के बनेंगे उधर के बनेंगे इधर वाले बनेंगे क्योंकि बम रेस्ट पर था, मोमेंटम टोटल जीरो था, तो फटने के बाद जितने टुकड़े बनेंगे उन सबके मोमेंटम का योग भी जीरो बनना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे कुछ इधर कुछ इधर इसलिए टोटल जीरो बनता है। अगर आपके पास समझ आ गई तो आप इसे क्वेश्चन कर सकते हो। ये करना, यह मीटर पर सेकंड, पूरा मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 1 करो। अनुज कुमार राठौर बिहारी बाबू, ये बच्चे का एक पार्ट में टूटेगा तभी ना, जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, 20 किलोग्राम का टोटल लगेगा वो गोला, अगर एक तरफ को टुकड़ा गया 12 किलो, एक तरफ को गया 8 किलो का, तो 12 किलो वाला हो सकता है वेलोसिटी कम होगी, 8 वाले की ज्यादा होगी, तो मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी दोनों की मल्टीप्लाई है, जो इनके दोनों का बराबर टूट जाए, जो भारी वेलोसिटी होगी हल्की वाली दोनों की मल्टीप्लाई करके सिमिलर हो जाएगी। इसलिए लिखा है ए बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम केप्ट एट रेस्ट ब्रेक इनटू टू पार्ट ड्यू टू इंटरनल फोर्स। 300 ग्राम का एक पिंड आंतरिक बलों के कारण दो भाग में टूट गया, बेटा 300 ग्राम का है, एक तरह के दो भाग में टूट गया, दो भाग में इंटरनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो एक तरह की 200 ग्राम मान के एक भाग पूरा प्योर गया, 200 ग्राम वाला भाग है तो पूरा प्योर गया 12 मीटर पर सेकंड से, तो दूसरा भाग का वेट क्या होगा, बेटा 200 ग्राम का है तो टोटल 300 ग्राम, तो यानी कि ये वाला 100 ग्राम का होगा। और आपको पता है कि जब बम इंटरनल फोर्स से फटा बाह्य बल तो काम नहीं करे, तो जब हम शुरुआत में मोमेंटम जीरो बम का भी होगा ना, फटे तो शुरुआत में मोमेंटम जीरो होगा, तो बाद में 200 फटा, इनके मोमेंटम का सम भी जीरो बनना चाहिए, जीरो बन सकता है पूरे में भागा तो 100% ये पश्चिम भागेगा, तो इस वाले ऑप्शन भाई हो गया। अच्छा एक चीज और बता सकते हैं भाई, जितना मोमेंटम इसका होगा पॉजिटिव उतना इसका मोमेंटम नेगेटिव होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो दूसरे की वेलोसिटी 12 से ज्यादा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये सब ऐसे सोच लो कि अगर बम 200 फटा, इसका मोमेंटम जितना मोमेंटम इस वाले हिस्से का है ठीक उतना मोमेंटम इस वाले हिस्से का होना चाहिए, बस दोनों अपोजिट होंगे, एक मोमेंटम पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मोमेंटम निकालो जो पूरा की तरफ भागा है, उसका मोमेंटम कितना है, मास कितना है 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए भाग सकते हैं, वेलोसिटी 12 2 0 2 0, तो उसका मोमेंटम आया 1.2 नहीं 12 किलोमीटर लगेगा, 24 को 10 भागेंगे 2.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बेटा इस इधर टुकड़ा भागा, अगर इसका मोमेंटम 2.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तो इस वाले का भी उतना ही मोमेंटम होगा, जितना मोमेंटम इसका होगा इसका उतना ही नेगेटिव, तो दूसरे वाले का भी उतना ही मोमेंटम होगा, वो नेगेटिव होगा -2.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो दूसरे वाले का मास कितना 100 ग्राम, 1000 से भाग करेंगे किलोग्राम बन जाएगा, दूसरे वाले की वेलोसिटी निकालनी है, देखो 10 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 24 बन जाएगा तो कितना बन जाएगा 24 मीटर पर सेकंड।
तो माइनस क्या बता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे दिमाग लगाना, ये बम दो टुकड़ों में फटेगा, ये 200 ग्राम वाला जाएगा इधर को बाहर, इस वजह से दूसरा जाएगा पश्चिम में, तो पूरा वाला चुनर के पश्चिम आ गया, इसका मास 200 इसका 100 है, तो मोमेंटम तो सेम रखना है, तो इसको मोमेंटम से हो सकता है इसका मास ज्यादा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो 200 ग्राम वाली की वेलोसिटी बाहर है, 100 ग्राम वाली की बाहर से जाएगी, है ना? तो बात है, अरे है ना, जैसे मैं अलग तरीके से बताता हूँ, आपको पता है कि जितना मोमेंटम होगा इनिशियली उतना होगा फाइनली। इंटरनल फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक फोर्स है, अगर किसी उसको भारी बल कार्य ना करे, तो मैंने कहा कि संवेग मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनिशियल मोमेंटम बम फटने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, 0, फटने के बाद में एक 200 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, किलोग्राम बदलने के लिहाज से डिवाइड कर दिया, ये भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, दूसरे वाला जो 100 ग्राम का है, किलोग्राम बदलने के लिहाज से डिवाइड कर दिया, इतनी वेलोसिटी से भागेगा, निकालना है, ये जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 200 गुणा 12/1000, ये 100/1000 गुणा v, 1000 कट गया तो 0 कट गई, v की वैल्यू -24, तो माइनस का मतलब क्या है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अगर एक ईस्ट में जाएगा तो वेस्ट में जाएगा। अरे बात समझ में नहीं आई है, अरे बढ़िया भाई आ गई, तो ऐसे बच्चे चाहिए मैं जो समझ जाए मामले को। अब एक क्वेश्चन आपको बंदूक गोली वाला समझा रहा हूँ, उसका 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसे ध्यान से आपको समझना है, ठीक है? रवि गुप्ता, अंकित यादव, देश यादव, अंश गुप्ता, रिंकू गुप्ता, प्रदीप, मोहित, ये बच्चे से आंसर दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक 30 ग्राम की गोली 2 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के क्षितिज वेग से दागी जाती है, पिस्तौल का अपेक्षित वेग क्या होगा कि अगर गोली 150 की स्पीड से जा रही है तो आपको बताना है कि पिस्तौल कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी, आपको बताना है, ठीक है? अब देखो ये मेरे पास में एक पिस्टल है, ये बात समझ लो, अगले 3-4 क्वेश्चन को इसी लैंग्वेज में पाएंगे, हमारे पास में एक पिस्टल है, मेरा खतरनाक पिस्टल नहीं है, अब ये पिस्टल है, इससे गोली दागी गई, कैसे गोली दागी गई, और जो गोली है इसका मास है 30 ग्राम का और 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दागी गई, तो आपको बताना है कि जो बंदूक है पिस्टल जो कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ फटेगी, और पिस्टल जो है कितनी की है 2 किलोग्राम की है, ये कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ फटेगी, आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। हमेशा जब इससे क्वेश्चन आए लैंग्वेज होगी, कितने ग्राम की गोली कितनी वेलोसिटी से आगे गई, बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी, तो बस हम क्वेश्चन के हमेशा ऐसी बस की वेलोसिटी बदलेगी, 10 ग्राम की गोली 200 की स्पीड से गई, 40 ग्राम की गोली 120 की स्पीड से गई, 30 की 150 की स्पीड से, 5 किलो की पिस्टल 1 किलो की 4 किलो कितने से पीछे हटेगी। अब इसे करना है इसमें जब भी क्वेश्चन आए आपसे कि गोली के आगे बंदूक पीछे न्यूट्रल थर्ड है, न्यूट्रल थर्ड के जितने भी एग्जांपल होते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल भी है, यानी कि आपको जानना है कि बिफोर फायरिंग बंदूक गोली वाले केस में, यानी कि गोली चलने से पहले जितना मोमेंटम होगा, बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम होगा, आफ्टर फायरिंग भी उतना ही मोमेंटम होगा। बताओ बेटा गोली चलने से पहले गोली चली नहीं है तो गोली की वेलोसिटी कितनी होगी, 0, यानी गोली का टोटल मोमेंटम 0 होगा, और जब गोली चली जाएगी तो बंदूक पीछे भी नहीं हटेगी, इसका मोमेंटम कितना होगा, 0, यानी बिफोर फायरिंग आपने साथ में पिस्टल पर रखी है, ना गोली चली तो गोली का समय भी 0, ना बंदूक पीछे हटी उसका समय मोमेंटम भी 0, लेकिन गोली चलने के बाद में अब गोली का मोमेंटम कितना मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी द्रव्यमान गुणा वेग, न्यूमेरिकल करते समय ऐसा यूज करेंगे, तो मास कितना ग्राम में तो किलोग्राम बदलने के लिहाज से डिवाइड करते हैं, तो मास 30 ग्राम वेलोसिटी कितनी 150, ये होगी गोली का मोमेंटम, बंदूक का कितना, बंदूक 2 किलोग्राम की उसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकालनी है, बस हमारा काम हो गया। लेकिन हमेशा ये कहने का क्वेश्चन होगा कि गोली चलने से पहले गोली का समय भी शून्य है, बंदूक का भी शून्य है, लेकिन गोली चलने के बाद गोली का मास वेलोसिटी क्या होगी, बंदूक का मास दिया वेलोसिटी पूछेगा, 1 0 0 45 45 को 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.5 + 2v, तो 2v इधर हो जाएगा माइनस का, तो -4.5, तो v की वैल्यू निकालेंगे तो -2.25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो माइनस वहां ये बता रहा है आपको कि बंदूक जो है गोली से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका आंसर है हमारे पास ये ऑप्शन, ठीक है? तो मुझे क्या लगा कि आकाश, सुनील, जयप्रकाश, श्रीकांत, आनंद, सुरेश, युग, बबलू, इस समय से पता ठीक कर दिया था, तरुण बैरवा इसका गलत है 1.5 5 का गलत था, अनुराग यादव गलत था, बाकी विकी जाट सही था, मिस्टर तिवारी का सही था, सनाय रॉय इनका सही है, सुरेश जी का भी ठीक था एकदम। तो अब एक मैंने आपको बता दिया, ये समझ जाओ कि आप बंदूक गोली देख के बिना सोचे गोली नहीं चली मोमेंटम 0, तो गोली का मोमेंटम 0 बंदूक का भी 0, चलने के बाद गोली का मास इनटू गोली की वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास इनटू बंदूक की वेलोसिटी। अब अगला क्वेश्चन को गलत करना एक बच्चे को, देखो क्वेश्चन नंबर 16 रिंकू, बबलू, युग से राइट आगे। समझ भैया कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागती है, यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड, बंदूक का प्रत्यावर्तन वेग बंदूक कितनी सर्कुलर करेगी पीछे की तरफ फटेगी, तब बेटा कि हम गोली जो है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं और बंदूक की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ए सी में से कोई एक आंसर होगा ए सी में से। अब देखो बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम होता है, बिफोर फायरिंग उतना मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग, बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम आफ्टर फायरिंग उतना होगा, फायरिंग होने से पहले गोली का मोमेंटम भी 0 और बंदूक का भी 2 चल रहे हैं, लेकिन आफ्टर फायरिंग गोली का मोमेंटम कितना, गोली का मास है 0.01 kg और वेलोसिटी कितनी है इसकी 250, बंदूक का मास कितना है 5 किलोग्राम का, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे नीचे, 0 से गया 0 तो 2.5 आ गया प्लस 5v, तो 5v इक्वल टू -2.5, तो v इक्वल हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन, तो आपका आंसर ए है, तो बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके अब दिक्कत ये है कि देखो सही है प्रदीप 0.5, लेकिन माइनस वाला 0.5 है, उसके भाई ऐसे होशियार नहीं बनना, एबीसीडी बताना है, 0.5 तो ऑप्शन है यहाँ, तो बच्चा इसमें क्वेश्चन ना करे, एबीसीडी लिखा है क्वेश्चन आंसर बताए, ठीक है? अब क्वेश्चन आपको अब स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, अब स्पीड बढ़ाने पे काम करेंगे, क्या है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 40 ग्राम की गोली 36 दूर से दागी जाती है, जिसका वेग 180 मीटर पर सेकंड, बंदूक का पीछे हटने का वेग बताइए। बेटा बंदूक गोली वाले केस में पता है बिफोर फायरिंग कितना मोमेंटम होता है, आफ्टर फायरिंग उतना होगा, तो गोली चलने से पहले गोली का मोमेंटम 0 बंदूक का 0, लेकिन चलने के बाद गोली का मोमेंटम कितना, गोली 40 ग्राम की, ग्राम को किलोग्राम बदलना भूलना, और वेलोसिटी कितनी है 180, बंदूक का मास 3 किलोग्राम की वेलोसिटी बतानी है, 1 0 से 1 0 18 72 7.2 प्लस 3v 3 आ गया -1.2 के बराबर, तो v की वैल्यू आ जाएगी -2.4 मीटर पर सेकंड, तो इसी ऑप्शन बन जाएगा 24 का सी, तो 24 का ये बता सकता है सफिक का गलत हो जाए, समर्पित पांडे का सही है, युग का सही है, नवीन का ठीक है, एक -8 ही बता रहा है। बेटा आपको दिखाना पड़ता है कि बंदूक गोली वाले केस में कि गोली चलने से पहले बंदूक का समय 0 गोली का भी 0, लेकिन गोली चल जाएगी गोली का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, गोली का मास इनटू गोली की वेलोसिटी, तो गोली का मास ग्राम में देखा सकते हो, ग्राम में कितनी बदल आप लोग, और वेलोसिटी कितनी उसकी 180, बंदूक 3 किलोग्राम की वेलोसिटी आपको निकालनी है, आप इतना सोल्व नहीं कर पा रहे फिर क्या बोले आप, इसको काम नहीं दे सकते तुम्हें, इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक? तो मोमेंटम कंजर्वेशन से एक राइट दो राइट आपको ध्यान नहीं है, एक राइट आपको ध्यान नहीं है, ये बम था, बम तो उसमें फटा, तो आपने बताया कि बम जब फट जाएगा तो उसमें जितना मोमेंटम इधर वाले का होगा उतना ही मोमेंटम होगा इधर वाले का, और ये पूरे में पश्चिम में बम फटने वाला कैसे आएगा भूल जाओ, ये बम है, ये बम तो उसमें फट जाए तो इनिशियल मोमेंटम इसका वाला फाइनल मोमेंटम, बम फटने से पहले टोटल मोमेंटम 0 है, लेकिन बम फटने के बाद पहले वाले टुकड़े का मास इनटू पहले वाले की वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले का मास इनटू दूसरे की वेलोसिटी, तो एक टुकड़े का मास और वेलोसिटी देगा, दूसरे टुकड़े का मास देगा, वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसे बंदूक गोली वाले केस में ये बिफोर फायरिंग जो है बंदूक गोली वाले केस में बिफोर फायरिंग गोली का मोमेंटम 0 बंदूक का भी 0, लेकिन गोली चलने के बाद गोली का मास इनटू गोली की वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास इनटू बंदूक की वेलोसिटी, समझ बात को? अच्छा आगे बात है हम
एक क्वेश्चन दो वैरायटी इसमें कि बम फटा, एक टुकड़े का बता देगा कितने मास से कितनी वेलोसिटी से भागा, दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी पूछेगा, या गोली कितनी वेलोसिटी से आएगी तो बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी पूछेगा। अब इसमें एक वैरायटी और देखना, एक वैरायटी जो है इसमें वो है ये कह रहा है कि द्रव्यमान 0.04 किलोग्राम और वेग 100 मीटर पर सेकंड की गोली 10 किलोग्राम के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है। इस प्रणाली का अंतिम वेग क्या होगा? क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो, ये हमारे पास में ये ये बेटा हमारे पास में एक ब्लॉक है और कह रहा है कि इस ब्लॉक में गोली दागी जाती है। एक गोली दागेंगे, ये बेटा गोली है, ठीक? अब ये गोली जो है इसका मास है 0.04 केजी और इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, इसके पास मोमेंटम संवेग है, तो मास वेलोसिटी दोनों दे दी और कह रहा है कि इस बड़े ब्लॉक के अंदर दागा जाता है। इस प्रणाली के अंतिम वेग, गोली इसके अंदर दाग दिया आपने, ये पूरा जो सिस्टम है, ये गोली प्लस ये बक्से वाला, ये कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा ये पूछा है। तो बात समझना, आपने अपने घर में एक टेबल पे लकड़ी का कोई चीज रखी, यहाँ से पिस्टल लिया आपने गोली चलाई, तो गोली भागती जा रही है, तो मान लो जो आपने गोली चलाई 0.4 किलोग्राम की है, 100 मीटर पर सेकंड से भागती जा रही है और जाके फंस गई इसमें लकड़ी के बॉक्स में, तो कह रहा है कि अब ये पूरा सिस्टम जो है कितनी वेलोसिटी से आगे भागेगा आपसे पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान समझना कि आपको पता है कि भाई किसी भी घटना से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम घटना के बाद भी होगा, बट बिफोर हिटिंग यानी हिट करने से पहले इस गोली के ऐसे लो, बिफोर हिट करने से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना मोमेंटम हिट करने के बाद भी। अगर गोली ने हिट नहीं किया तो गोली का मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी, गोली का मोमेंटम है 0.04, वेलोसिटी किसके अंदर, मतलब हिट करने से पहले गोली के पास मोमेंटम है, गोली के पास मास वेलोसिटी भी है, लेकिन ये जो है बक्सा रखा हुआ है, इसका मोमेंटम कितना है? 0। लेकिन जब गोली इसके अंदर फंस जाएगी तो टोटल मास कितना हो जाएगा? बक्सा 10 किलोग्राम का, तो 10 और गोली जो इसके अंदर फंस गई है उसका मास कितना है? 0.04। तो पूरे सिस्टम का मास है वो गोली का मास प्लस बक्से का मास कितना बन गया? इतना। और इस सिस्टम की आपको वेलोसिटी निकालनी है, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा इनिशियल मोमेंटम 0 रहेगा। गोली चलने वाले केस में ऐसा होता है कि जब तक आपने फायरिंग नहीं किया तो गोली का मोमेंटम भी 0, बंदूक का भी 0, आफ्टर फायरिंग गोली का मोमेंटम प्लस बंदूक का मोमेंटम, ऐसे बम फटने वाले केस में शुरुआत का मोमेंटम 0 था, फटने के बाद पहले मोमेंटम प्लस दूसरा, लेकिन यहाँ पे आप गोली चलते हुए जा रही है तो इसमें टकराने से पहले गोली के पास मोमेंटम है लेकिन बक्सा रखा हुआ है, इसका मोमेंटम है 0, तो गोली इसमें धस जाएगी तो दोनों का मास जुड़ जाएगा और वेलोसिटी निकालनी है टोटल। हमारे कितना हो जाएगा? 4 = 10.04 * v, तो v कितनी हो जाएगी? 4/10.04। अच्छा समझो, अगर 10.04 केवल 10 ही होता, मतलब 10 ही होता है तो मेरा आंसर आता 0.4, लेकिन 10 थोड़ा सा बड़ा है तो 0.4 से हल्का सा कम आंसर आएगा, तो 0.4 से हल्का सा कम क्या? 0.39, जब आप सोल्व करोगे तो 0.39 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है? बी ऑप्शन का आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन को एक बार पेपर में से पूछ रखा है। उसने कहा कि एक गोली है, इस गोली का मास स्मॉल m है, वेलोसिटी स्मॉल v, ये बक्से में लगा रहती है, इस बक्से का मास कैपिटल m है, तो जब ये गोली इसके अंदर जाकर धस जाएगी तो सिस्टम कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा? कैपिटल v की वैल्यू पूछ ली। अब देखना बेटा, आपको पता है कि हिट करने से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना मोमेंटम हिट करने के बाद भी होगा, तो हिट करने से पहले गोली का मोमेंटम कितना है? मास वेलोसिटी, बक्सा का मोमेंटम है 0, जब गोली इसके अंदर धस जाएगी टोटल मास कितना हो जाएगा? बक्से का मास प्लस गोली का मास और पूरे सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी है, तो कैपिटल v कितना हो गया? mv/m+m। ये काम तो हमने यहाँ पर भी किया पिछले क्वेश्चन में, स्मॉल m स्मॉल v, यानी स्मॉल m ये है गोली का मास, गोली की वेलोसिटी, और इसमें किससे डिवाइड किया है? इस दोनों की वेलोसिटी को जो 4 सोल्व करके इसमें डिवाइड किया दोनों के मास के योग से, वही तो यहाँ पे mv/m+m। तो आप चाहो तो सीधा फॉर्मूला लगा देना, ये गोली बक्से में आके धसेगी तो बक्सा फाइनली कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा? स्मॉल m v कैपिटल m प्लस स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m गोली का मास है, गोली की वेलोसिटी है, कैपिटल m बक्से का मास, स्मॉल m गोली का मास, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि ये गोली है 0.04 किलोग्राम की, 100 की स्पीड से भागती आ रही है, एक बक्से के अंदर जाकर फंस गई, बक्सा 10 किलोग्राम का, तो कह रहा है कि फाइनली पूरा जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो अब जब तक गोली इसमें नहीं धसी तो गोली का टोटल मोमेंटम कितना है? अब धसने के बाद में गोली प्लस टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मास प्लस गोली का मास ये हो गया, पूरा सिस्टम की वेलोसिटी आपको निकालनी है, हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो अभी आप इसमें ये तीन वैरायटी करना है, तीन वैरायटी कौन सा करना है? ये गोला रखा हुआ है, अचानक से फटा, एक टुकड़ा इसमें कितनी वेलोसिटी से जाएगा, दूसरा इसमें कितनी वेलोसिटी से जाएगा, एक पिस्टल वाला कैसे रखना कि गोली कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ी तो बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा ध्यान रखना है कि गोली आएगी और गोली में आके फंस जाएगी तो पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ये दो तीन वैरायटी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन जो है ये वाला करना, न्यूटन थर्ड लॉ गिव डायरेक्टली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मैंने आपको बताया कि न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे सेम एग्जांपल इसमें बताए मैंने आपको, ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल हैं, सारे सारे लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं। बड़ा खाली मोमेंटम लिखा होता है, इसमें होता है लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग। 27 का आ जाएगा, ठीक है? स्विमिंग की स्पोर्ट बेस्ड है, ये बताया न्यूटन के थर्ड लॉ बेस्ड है, आसान है, टाइम खत्म करेंगे। कह रहा है कि एक पर्सन ने हिट किया पत्थर को, उसको चोट किस वजह से लगती है? 29 करो। कोई पत्थर रखा है, आपने उस पत्थर में ऐसे हिट किया, ठोकर लगी, तो जितने फोर्स से आप पत्थर को हिट करोगे, पत्थर को तो फोर्स आपको हिट करेगा, तो बेटा रिएक्शन की वजह से चोट लगती है आपको। अगर आपने किसी पत्थर को दीवार को मुक्का मारा, जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना वो भी आप लगाएगा। तो अपना समझ सकते हैं ना, 29 आएगा सी। रोकेट किस पर काम करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं काम करता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन रेखीय संवेग संरक्षण लिख देते हैं। एक आगे नाव की दिशा में आगे कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हटती है, किससे नियम बता सकता है? मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि जब नाव से किनारे पे कूदते हैं, आप नाव से अपने पैसे नाव को पीछे धकेलेंगे उतना ही फोर्स नाव पर धकेलती है, न्यूटन का थर्ड लॉ में पढ़ा है। इस बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। एक आगे न्यूटन के गति के नियम किन वस्तुओं के लिए सही नहीं है, बेटा ध्यान रखना, न्यूटन के नियम पढ़ते रहो ना, ये न्यूटन के नियम केवल और केवल और केवल उन्हीं वस्तुओं पर काम करते हैं जिन वस्तुओं की स्पीड प्रकाश की चाल के मुकाबले बहुत कम हो। अगर कोई वस्तु बहुत तेज भागना शुरू कर देना, प्रकाश की चाल के आसपास भागने लगे, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो अगर उसको प्रकाश की चाल के आसपास भी भागने लगे तो न्यूटन के नियम फेल हो जाते हैं, सारे कर देंगे वो। फिर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है, तो न्यूटन के नियम कब काम नहीं करेंगे? नोट कब काम नहीं करेंगे? अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के आसपास हो, मूविंग वेलोसिटी कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर उसको प्रकाश के वेग के आसपास भी भागने लगे तो न्यूटन के नियम फेल हो जाते हैं, तो ध्यान रखना जरूर। न्यूटन के नियम मैं आपको बताता हूं, न्यूटन्स लॉज इज वैलिड only when size of particles, size of particle, sorry, Newton's law is valid only when velocity of object is very very less than speed of the velocity of light is very less than velocity of light, velocity of light। हिंदी में लिखेंगे, न्यूटन के नियम केवल तभी वैध है, न्यूटन के नियम केवल तभी वैध है, लेकिन न्यूटन के नियम केवल तभी काम करेंगे, न्यूटन के नियम केवल तभी वैध है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के सामने बहुत कम हो, न्यूटन के नियम केवल तभी वैध है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के सामने अत्यंत कम हो, ठीक है? एक क्वेश्चन बताइए बच्चा, 21वां लव कुश सुनीत अनुराग अंकुर प्राची अंकुर कुमार मुनीत पटेल कर रहा हूं, क्या कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन में काम करता है। बेटा आपको पता है F/m में और इसमें F/m में F का नेट फोर्स, बेटा एक्सेलरेशन को उसी समय एक्सेलरेट करेगी जिधर उसका नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स समझ लो, मान लो कि एक वस्तु है, इधर फोर्स 100 न्यूटन का, इधर लगा 40 का, बेटा नेट फोर्स इधर बचेगा 100 से बचेगा, इधर फोर्स होगा, यानी कि इधर नेट फोर्स है, वस्तु उधर एक्सेलरेट करेगी, उधर कुछ भागती जाएगी, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में वस्तु एक्सेलरेट करती है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में F/m में इधर नेट फोर्स होगा, वस्तु उधर को गति में होगी, उधर को स्पीड में चेंज आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल टू, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है लगने वाले कुल बाह्य बल के। अभी आप ऑप्शन नंबर सेकंड वही था,
ये मैंने पढ़ा था हाउ मेनी टाइम्स इन न्यूटन होता है 1 लाख टाइम 1 2 3 4 5 इसी ऑप्शन में जाएगा सारे क्वेश्चन रख रखे हैं तो कल की क्लास में हम ग्रेविटी सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे बढ़ती रहती है ठीक है तो कल की क्लास में हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे बढ़ती पढ़ने वाले हैं तो न्यूटन के नियम आपको मैं पढ़ाएंगे ध्यान से पढ़ लेना बाकी मैं तक थैंक यू बाय टेक केयर एवरीबॉडी तो हमारे पास लास्ट में प्रदीप के प्राची के अमन का प्रदीप कुशवाहा आनंद नवीन मिश्र यश कुमार कुमारी अनुराग यादव जी शशिकांत सबका ठीक है बाय थैंक यू